शांत हो जाइए आप लोग और ध्यान से सुनिए। कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, कुछ समास पढ़ाया गया था। आप लोग कहते तैयार करके आएंगे और तैयार भी होगा लगभग, और आज शायद पूछने वाला ही काम होगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाया गया था समझ में आ गया? समझ में आया है? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ, जल्दी से बताओ, प्रतिक्रिया जल्दी दीजिए, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। इधर से आप खड़े हो जाइए, पीछे से, हाँ बीच में। जो पढ़ाया गया था वो समझ में आया था? द्विग समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास की विशेषता क्या है? बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या है? एक कहावत है, नेकी का दरिया में डाल। ठीक है, वैसे पढ़ाई करो और जो आसपास के गड्ढा उसी में डाल दो, दोनों एक ही बराबर है। मतलब तो किस लिए पढ़ने आता है जो कुछ समझ नहीं आता है? पूछे एक भी बार नहीं समझ पाया? घर जाने के बाद तो किताब उठती नहीं होगी। मोबाइल पे वीडियो देखती हो? मोबाइल पे वीडियो देखती हो कि नहीं देखती हो? अब हाँ ना तो कर सकती हो। देखती हो जी? नहीं खा रही है? बैठ जाओ, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, शाबाश। आगे समाज में पूर्व पर संख्यावाची होता है। और सजी इसका उदाहरण सजी जैसे नवरात्र, दोपहर। चलो ठीक है। और द्वंद्व समाज में दोनों पर प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में और विग्रह करने पर बीच में और आता है और बहुब्रीहि समास में दोनों पर प्रधान नहीं होते, तीसरे पद को संकेत करते हैं। अच्छा, ये नहीं हुआ था? ये हुआ था ना? बहुत अच्छा, बढ़ जाओ साहब। आप समझ में आया? क्या समझ में आया? खड़े हो जाओ। क्या बहुब्रीहि समास द्विग समास? बहुब्रीहि समास बताओ। जो सिर्फ दोनों पक्षों में समान, दोनों पद क्या है? बहुत गलत काम कर रहे हैं यहाँ लोग, थोड़ा नहीं बहुत गलत काम कर रहे हैं। लेकिन महसूस नहीं होता होगा। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। हमारा क्या है? हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा के चले जाएंगे। समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा अच्छी बात है। लेकिन इतना ध्यान देना कि आज नई शिक्षा नीति की घोषणा करने के लिए बैठक हो रही है। ठीक है, उसके आधार पर संभावना ये है कि टेट के का भी 1/4 नंबर जुड़ेगा आपके मेरिट में, और इसी की आज फाइनल सुनवाई है। आने वाले समय में अध्यापक बनना और कठिन हो जाएगा। ठीक ना? बात समझ में आई? और अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा, कोई भी कोचिंग वाला आपको पढ़ा के मास्टर नहीं बना सकता है। भली बात उसको कंठस्थ कर लीजिए, चाहे आप इलाहाबाद जाइए, चाहे कानपुर, चाहे दिल्ली, चाहे अमेरिका। और जितनी सरलता से, जितनी बेसिक लेवल पे हम समझा दे रहे हैं, इतना कोई कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ाएगा। ये भी लिख रख लीजिए, कोई भी कोचिंग वाला इतना बेसिक नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो मान के चलता है कि जो सामने बैठा कुछ आता है। तो इतना टाइम कहाँ रहेगा उसको सिलेबस ध्यान में रहेगा ना, हमको सिलेबस पूरा कराना है। एक बच्चा थोड़ी पूछेगा आपको समझ में आया कि नहीं, क्या पढ़े क्या नहीं, इतना नहीं जाएगा। वो अपने काम से काम रखेगा और आपकी जेब से फीस निकालने की उससे मतलब रहेगा, और कुछ नहीं। तो समझ में नहीं आएगा। 4-5 साल को उसमें हो सकता है ऐसा भी नियम आ जाए, किसी पर आप 3 बार ही टेट दे पाओ। समझ में आया? अगर ऐसा नियम आ गया मात्र 3 बार टेट आप दे सकते हो, उसके बाद टेट नहीं दे सकते हो, ऐसा प्रावधान है, ऐसा हो सकता है। फिर खेल खत्म है, 3 बार नहीं आएगा
तो जो आप लोग बीटीसी में जो जुआ खेले हो, पैसा लगाए हो, समय लगाए हो, आपको लगेगा कि मेरा चांस तो खत्म है, कोई बात नहीं जाए, तब दूसरा कुछ सोचना कि हम मास्टर नहीं बन पाएंगे तब क्या करना है हमको, किस लाइन में हमको जाना है, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो दोनों अभी से सोचना शुरू कर दीजिए दोनों पहलू पर कि अगर मैं अध्यापक नहीं बनूंगा तो मैं क्या बनूंगा। बेसिक आपको तैयार होना चाहिए। आज लोग पहली बार समाज नहीं पढ़ रहे हो, समाज से आपका सामना कम से कम तीसरी चौथी बार हुआ होगा, चाहे आप हिंदी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, दोनों लेवल में, क्योंकि आपको बेसिक, आप जब प्राइमरी में रहते हैं तभी शुरुआत हो जाता है समाज वगैरह के बारे में, और समाज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज सबको पहले से ही है, ये सत्य है कि सब समाज कभी ना कभी पढ़े हैं और पढ़कर यहाँ तक आए हैं। हाई स्कूल में तो हिंदी थी ही, अनिवार्य है, वहाँ भी मिला होगा। कितने लोग इसमें बैठे होंगे, 90 से 95% जिसका इंटरमीडिएट हिंदी रहा होगा, समझ में आया। तो आप लोग ऐसा नहीं है पढ़कर नहीं आए हो, और अभी से नहीं ध्यान दोगे तो आप ये जान लीजिए आपका बीटीसी 1 साल पूरा हो गया है, ठीक, समझ में आया। और 1 साल के बाद से ये आपका टेट मान्य हो जाएगा। और अगर आप बीटीसी करते हुए यदि आप नहीं टेट निकाल पाए तो पढ़ाई छोड़ने के बाद टेट निकालना आपके लिए डबल परिश्रम करना बराबर हो जाएगा, आपके लिए डबल कठिनाई जान लीजिए हो जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप कितने जागरूक हैं अपने चीज़ों के बारे में, अपने करियर के बारे में। पहली बात ये निश्चित कर लीजिए हमारा करियर क्या है, हम बनना क्या है। हमको यहाँ आने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मास्टर ही बनना है, दूसरा कुछ बनना है। अगर मास्टर बनना हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए। एक दिन में कोई अध्यापक नहीं बन सकता है, लिख लीजिए। 2 परीक्षाएं हैं, IAS की भी परीक्षा इतना टफ नहीं होता है जितना टफ आपका BTC की परीक्षा होती है। 14-15 सब्जेक्ट होता है और सबके बारे में जानकारी रहेगी तभी आप टॉप पे जाएंगे। आपको पता है बीएड वाले भी इसमें आ गए, BTC वाले आ गए, दूरस्थ शिक्षा वाले आ गए, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जो प्राइवेट पढ़ाते रहते हैं, वो भी टेट करते हैं, वो भी BTC कर लेते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। अरे उसको नाम नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से है। और शिक्षा मित्र तो रहेंगे या हो सकता है आगे भी रहें। पहली बात है आप बीएड वालों को ही पीछे नहीं कर पाओगे, 100% लिख कर रख लीजिए। अगर आप बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है आप मजबूत हो जाए सारे विषयों के बारे में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, समझ में आया। ये आप जान लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद ही समझदार हैं। BA पास है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक। आगे आ जाइए समास के बारे में। अब आपका है कौन सा समास है, कर्मधारय। कर्मधारय के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाया गया था, उसके बारे में शुरुआत में समझाया गया था। विशेषण विशेष किसे कहते हैं, उपमेय उपमान किसे कहते हैं, प्रस्तुत और प्रस्तुत किसे कहते हैं। इतना क्लियर है, पूछ सकते हैं ना, पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। देखिए एक अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसी को पता है? रूपक अलंकार किसी को पता है? उपमा अलंकार की पहचान पता है? पहचान उपमा अलंकार एक दूसरे की तुलना की जाती है। कैसे तुलना की जाती है? सब में तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में भी तुलना की जाती है, उपमा अलंकार में भी की जाती है, रूपक में भी की जाती है। की जाती है नहीं की जाती है? जिसको तैयार हो बताए। इधर से खड़े हो बताओ। आप लोग बैसाखियों के सहारा लेना बंद कर दीजिए। जब हमारा कोर्स आएगा, जब हमको पढ़ाया जाएगा तब हम पढ़ेंगे। आपके बीच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना सिर्फ तैयारी शुरू किए होंगे, अभी से ध्यान में रखकर सुपर टेट का। जो ऐसा चलते रहेंगे वही अध्यापक बनेंगे, बाकी लोग पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनोगे। फीस जो 1.5-2 लाख रुपया लग जाएगा, जो भी लगे, लाख 1.5 लाख जो भी बनता हो, उसको आप लोग संतोष कर लीजिएगा। कोई मतलब है नहीं इस पढ़ाई से। खड़े जाओ।
उपमा अलंकार की पहचान चिन्ह बताओ। जैसे अगर कह दिया जाए कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। पहचान चिन्ह मैं पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, सबका पहचान चिन्ह बताइए। किसी को पता है? किसका है ये? इन्होंने बताया कि मन मानो जन जानो जन्म जानो। ये किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान सिंबल है कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो। इसी तरीके से उपमा का भी है, इसी तरीके से रूपक का भी है। सब में तुलना ही की जाती है। मन मानो जन जानो में ही जैसे कहा दिया जाए कि जैसे कि इसका आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे मानो राम जो है मानो कामदेव के कार्य है। अगर मानो शब्द बीच में आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। अगर कहा दिया जाए कि राम का मुख कामदेव के समान है, सा सी समान, ठीक है, ये उपमा अलंकार का पहचान है। सा सी समान किसका पहचान चिन्ह है? उपमा अलंकार का पहचान है। रूपक में क्या होता है? ये पहचान चिन्ह रहते ही नहीं है, आरोप कर दिया जाता है एक दूसरे पे। जैसे उपमा में क्या था? उपमा में था कि जैसे मान लीजिए अगर राम का उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, सुनो, हाँ, जैसे किसी का नाम मान लीजिए मोहन है और मोहन की तुलना अगर मान लीजिए किसी भगवान से की जाए, ठीक है, मोहन की तुलना मान लीजिए कामदेव के समान की जाए, तो अगर कह दिया जाए मोहन कामदेव के समान सुंदर है, समान शब्द आ गया तो ये हो गया उपमा अलंकार। अगर कह दिया जाए कि मोहन मानो कामदेव की तरह है तो मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। मन मानो मन मानो जानो जन जानो, ये सारे उसकी पहचान चिन्ह है। अगर कह दिया जाए मोहन कामदेव है, बीच के सारे शब्द हटा दिए जाए, सीधा आप कहते हैं कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित, ठीक है, आरोप, यानी कहने का मतलब है दोनों को एक दूसरे के समान मान लिया जाए। जहां पर दोनों में किसी प्रकार की कोई अंतर ना दिखा के दोनों एक को ही मान लिया जाए तो उसको कहते हैं रूपक अलंकार। माया में तो चंद्र खिलौना ली, मतलब चंद्रमा में और खिलौना में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ किसका उदाहरण है? रूपक का है। जैसे हो गया पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन का मतलब हो गया जो राम को रतन के समान मान लिया गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरण को कमल के समानता पूरी तरीके से कह दिया गया कि जो चरण है ये कमल है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के जितने उदाहरण है वो सारे उदाहरण आपका बैठ जाएगा कर्मधारय समास में। समझ में आया? क्योंकि इसमें कहा भी गया है एक में उपमेय होता है, एक में उपमान होता है। उपमान की तुलना उपमेय के समान की जाती है। जैसे कहा जाता है, इसके उदाहरण जैसे क्या है, उदाहरण आप लोग नोट कर सकते हो। जैसे उदाहरण आ गया कि चरण कमल, ठीक है, तो चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो चरण क्या है? उपमेय है, बताया गया था उपमेय उपमान। और उपमान क्या है? कमल है, ठीक है। यहाँ पर क्या विशेषण विशेष के आधार पर देखा जाए तो विशेष क्या है? चरण है, विशेषण क्या है? कमल है। क्योंकि चरण की तुलना किससे की जा रही है? कैसे की जा रही है? कमल से की जा रही है। जैसे हो गया शब्द आ गया देहलता। क्या शब्द आ गया? देहलता, सॉरी देश हो गया, बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि देह की जो तुलना की जा रही है लता के समान की जा रही है, यानी जो शरीर है वो लता के समान पतली दुबली है, ठीक है। जैसे शब्द आ गया चंद्रमुख। क्या आ गया? चंद्रमुख। यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा के समान की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सॉरी, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है? एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। समझ में आया? अब मुख की विशेषता किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। जैसे आ गया मृगनयन। क्या शब्द आ गया? मृगनयन।
इसमें किसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? नयन की तुलना मृग के साथ की जा रही है। यानी जिस तरीके से जैसे कहते हैं तुम देखी सीता हे खगमृग है मधुकर सुनैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी ना, तो मृग नयनी शब्द आ गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सीता का मुख किसके समान था? मृग के समान था, यानी मृग की आंख के समान था। तो यहाँ पर जब किसी की तुलना किसी के साथ दिखाई देती है तो वहाँ पर कौन सा होता है? समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सीता के नयन की तुलना किसके नयन के समान की जा रही है? मृग के नयन के समान की जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? नयन है, यानी सीता का नयन है, और उपमान क्या है? मृग का नयन या मृग। ठीक है, यहाँ पर विशेष क्या है? सीता का नयन, यहाँ पर विशेषण क्या है? मृग का नयन। समझ में आया? विशेषण विशेष और विशेष जो होता है जो प्रस्तुत होता है, विशेषण होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। जैसे जितने भी रंग को लेकर है, काला सागर, नीला सागर, सफेद सागर, पीला सागर, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, काला सागर। काला सागर शब्द आ गया, इसमें सागर की विशेषता क्या है? कि उसका कालापन। सागर की विशेषता क्या है? उसका कालापन। तो ये सागर क्या है? सागर उपमेय है, सागर विशेष है। विशेषण क्या है? उपमान क्या है? उसका कालापन। समझ आ गया? जैसे शब्द आ गया जितने भी सागर है, जैसे जितने भी आप जैसे शब्द आ गया लाल गाय, ठीक है, नील गाय। नील गाय ही देख लीजिए, नील गाय। अब गाय तो गाय होती है, लेकिन नीलापन उसका क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सॉरी, बार बार अलंकार आ जा रहा है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। रंगों से समान जितने भी शब्द आ जाए। उसके बाद इसके अलावा आप जैसे हो गया, जैसे शब्द आ जाए महापुरुष। पुरुष तो सब होते हैं, लेकिन महान उसका क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। जैसे हो गया कुपुत्र, सुपुत्र। ठीक है, कुपुत्र मतलब खराब पुत्र। पुत्र तो सब होते हैं, लेकिन कु शब्द उसमें क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सुपुत्र है, सुंदर पुत्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगी, क्योंकि जो सु है, यानी सु का मतलब क्या होता है? सुंदरता होता है। ठीक है, सु शब्द क्या हो गया? इसकी विशेषता बतला रहा है उस पुरुष का। समझ में आया? बात समझ में आई? कर्मधारय समास समझ में आया? इसके अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हो, जैसे चरण कमल, कनक लता, कमल नयन। कमल नयन शब्द लिख जैसे हो गया। अब देखिए कमल नयन भी देख लीजिए, वही चीजें हैं कि यहाँ पर नयन की तुलना किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ की जा रही है। नयन की विशेषता क्या है? उसका कमल की तरह सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। उसके बाद प्राणप्रिय। ठीक है, ठीक है, क्या है? प्राणप्रिय। प्रिय के साथ जैसे कह सकते हो उसका प्राण शब्द जो जुड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रिय, यही इसकी विशेषता है। और यह किसमें चला जाएगा? जहां विशेषण विशेष का संबंध पाया जाएगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे शब्द आगे चंद्रमुख बताया गया है, मृग नयन बताया गया, देहरता बताया गया, क्रोधाग्नि। ठीक है, क्रोधाग्नि तो अग्नि होती है, लेकिन क्रोध रूपी यानी विकट अग्नि। ठीक है, तो क्रोध उसमें क्या है? उसका विशेषता, मतलब उस अग्नि की विशेषता बतला रहा है, इसकी क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे लाल मणि, नील मणि। ठीक है, उसके बाद आप क्या हो गया? जितने भी प्रकार की मणियां होती हैं, जितने भी रंग से संबंधित होते हैं, वो सारे किस समास में जाएंगे? कर्मधारय समास में हो गए। काला सागर, महापुरुष, अधमरा। उसके बाद है परमानंद। आनंद तो आनंद होता है, लेकिन परम शब्द उसका क्या है? विशेषण का काम करता है, उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास समझ में आ गया। इसका संबंध भी जैसे अगर हो गया, अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर समझ लीजिए। जैसे एक शब्द हो गया महावीर। वीर तो वीर होते हैं, महा उसका क्या है? विशेषता का काम तो बतला रहा है, विशेषण विशेष का संबंध है। वीर के साथ जो महा शब्द लग गया, ये महा क्या बतला रहा है? यह विशेषता बतला रहा है, उस वीर की विशेषता बतला रहा है कि वीर तो सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा वीर है, महावीर है। ठीक है, इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है, लेकिन विशेषण विशेष संबंध होने के साथ साथ यह किसी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए किसमें चला जा रहा है? बहुब्रीहि समास में चला जा रहा है।
बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में यही अंतर होता है। कर्मधारय समास में दूसरे में आप देखेंगे तो नीलकंठ भी उदाहरण में दिया गया है, ठीक है, जो कि नीलकंठ शब्द गलत है। यहाँ पर ये नीलकंठ कर्मधारय ना होकर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जो नीलकंठ है ये किसी की पर्यायवाची शब्द है। समझ में आया? कर्मधारय समझ में आ गया? जबरदस्ती मत मानिएगा, ना याद गर्व से कहिए मुझे नहीं आ रहा है। हम पढ़ाई जल्दी जल्दी है, इसलिए कितने लोग कवर किए, कितने लोग ऊपर से कंफर्म बता दीजिए, हो सकता है और समझाएं, और समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे। जैसे लड़की सब होती है, अगर शब्द आ गया सुंदर लड़की, ठीक है, लड़की तो सब है लेकिन सुंदरता शब्द जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? जैसे लड़के तो हो गए, शब्द आ गया बुद्धिमान लड़का, तो बुद्धिमान शब्द उसकी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो समझ में आया? समझ में आ गया कर्मधारय समास? जबरदस्ती मत मानना। कोई ऐसा भी बैठा है जिसको ना समझ में आया हो? टाइम क्या हो रहा है? चलो आज इतना ही, घर पे एक बार रिपीट कर लिया करो, अच्छे से आ जाएगा। बाकी आगे जो बचा है उसको कल पढ़ा देंगे, और वीडियो छोटा पढ़ा कल में।